नगर से यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। देवबंद विस्फोट का मास्टरमाइंड है आतंकी। मुस्तफा बानी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था आतंकी। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहा था आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि 30 साल बाद यूपी एटीएस के हाथ ये आतंकी लगा है। यूपी एटीएस ने हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी जो है वे की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवबंद विस्फोट का मास्टरमाइंड है आतंकी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? यूपी एटीएस को बड़ी सफलता श्रीनगर से हाथ लगी है, क्या अपडेट? जी हाँ पलक, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि सन 1990 और 91 के आसपास में जो आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था और बाकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर इसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। और 1993 में देवबंद, जो सहारनपुर का इलाका पड़ता है, वहां पर बाकायदा एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट करने के आरोप में इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। और उसके बाद इसकी जमानत जो है वही सहारनपुर की कोर्ट से होती है। और उसके बाद ये आतंकी जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि लापता हो जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकलती है। अब इस बात का खुलासा तब हुआ जब बड़गांव से जो है वो यूपी एटीएस आती है और इसको गिरफ्तार करके ले जाती है। तब ये बात का खुलासा होता है कि पिछले 30 सालों से यूपी पुलिस को इस आतंकी की तलाश थी। और ये पिछले 30 सालों से सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंकता हुआ न केवल कश्मीर में, कश्मीर के बड़गांव इलाके में जो इसका पैतृक निवास स्थान है, वहां पर एक सफेद पोश बिजनेसमैन बनकर रह रहा था, बल्कि इस बात का खुलासा और इसके पकड़े जाने की कवायद तब शुरू हुई जब इसने इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो तैयारी की। हालांकि पहले इसने स्थानीय इलेक्शन जो है वो निकाय चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें इतना ज्यादा प्रचार इसको नहीं मिला था। जब इसने बड़गांव विधानसभा सीट से जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक निर्दलीय विधायक के रूप में पर्चा जो है अपना भरा था। तब जाकर इसका जब ये खुलासा हुआ, इसकी फोटोज और इसकी जो वीडियोस थे वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ। और देवबंद में ही एक इसका साथी जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी शिनाख्त पर इसकी पहचान की गई। उसके बाद देवबंद से बाकायदा यूपी एटीएस और सहारनपुर पुलिस की एक टीम जो है वो श्रीनगर में आती है। बाकायदा इसकी जो लोकेशन वेरीफाई की जाती है, इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। और उसके बाद एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और इसको इसके घर से ही जो है वो यूपी पुलिस उठा ले जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ता, लाइमलाइट में नहीं आता, तो इसका जो है वो पकड़ा जाना असंभव था। और ये आप सोचिए कि कितना सनसनीखेज अपने आप में मामला बन जाता है जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, जहां आतंकी लगातार एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ये जिस आतंकी को पुलिस के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, बल्कि ये चुनाव कंटेस्ट करने के नाम पर इसको पुलिस की तरफ से ही, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही सुरक्षा जो है वो मिली गई थी। आज कहीं मेरी पूर्व डीजीपी से भी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि देखिए अपने आप में बहुत सनसनीखेज खुलासा है, अपने आप में बहुत सनसनीखेज मामला बन जाता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रहा था। और ऐसे में आप सोचिए, जिस दिन काउंटिंग का दिन था, उसी पोलिंग बूथ पर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, उसी पोलिंग बूथ पर ये आतंकी भी मौजूद था। और ऐसे में कोई भी घटना जो है वो घट सकती थी, किसी भी तरीके का हमला या किसी भी तरीके की कोई वारदात जो है वो हो सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर घाटी में नजीर अहमद वानी की ही तरह, क्योंकि ये 5 नामों से ऑपरेट कर रहा था, नजीर अहमद वानी, मुश्ताक वानी, जावेद इकबाल, मैं आपसे रमन यही सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर सूचना ये मिल रही है, क्योंकि कई सारे नाम थे इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी यही थी कि ये अपनी आइडेंटिटी यूपी पुलिस से छुपाना चाहता था, क्योंकि नसीर अहमद वानी के नाम से इसकी पहली अरेस्ट जो है वो यूपी के देवबंद में हुई थी, जब 6 अगस्त 1993 में इसने उस ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 जो नागरिक हैं वो घायल हुए थे। और उसके बाद इस आतंकी की अरेस्ट जो है वो होती है। और अरेस्ट होने के बाद इसको जब एक नियमित जमानत मिल जाती है, तो जमानत के कुछ रूल्स होते हैं, जमानत की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनको हर एक जमानती को जो है वो फॉलो
करना पड़ता है, नियमित समय समय पर जाकर पुलिस स्टेशन पर अपनी हाजिरी जो है वो देनी होती है। लेकिन ये आतंकी जमानत मिलने के बाद वहां से फरार हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये कश्मीर घाटी में आता है, जाली दस्तावेज तैयार करता है और उस जाली दस्तावेज के एवज में जो है वो कई नामों से, जिसमें निशार अहमद वानी इसका पहला नाम है, दूसरा नाम में निशार अहमद है, तीसरे में मुश्ताक वानी इसका नाम है, चौथे में इसका नाम मुस्तफ़ा वानी है, पांचवें में इसका नाम जो है वो जावेद इकबाल है। तो मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ ये आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में पिछले 31 सालों से, जब से आतंकवाद की शुरुआत हुई है उसके तुरंत बाद, मतलब 1993 से लेकर 2024 यानी कि 31 साल हो गए। 31 साल से ये आतंकी सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंककर वहां पर रह रहा था और चुनाव भी लड़ रहा था और सुरक्षा जो है वो सुरक्षा बल इसको सुरक्षा भी मुहैया करवा रहे थे। अब सवाल यही बनता है कि इसकी तरह और कितने आतंकी सफेदपोश बनकर कश्मीर घाटी में एक खतरा जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि इस तरीके के आतंकवादियों को, और मुझे लगता है रमन कहीं ना कहीं ये बात ये भी दर्शाता है कि स्टेट टू स्टेट जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनमें कमांड एंड कंट्रोल अगर बेहतर हो तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। रमन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहिएगा और जो भी अपडेट आएगा वह हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की तरफ से छापेमारी जो है वह की जा रही है। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी जो है वह की जा रही है।